So today we are having this class for the discussion of the test of Indian polity and constitution. So इस class में हम discussion कर रहे हैं about our existing test of the Indian polity and constitution. In this we are going to discuss about the very first topic, that is the question over this, that is the democracy. Okay, थोड़ा मैं इसको depth में जा रहा हूँ so that you can understand. So how many type of democracy we are having? Democracy is of two type. One is direct and second is indirect. Direct कितने type का है? 4 types. What is that? इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड. इनडायरेक्ट कितने टाइप का है? पार्लियामेंट्री. नाउ यू शुड राइट डाउन इनटू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट्री वाले में पार्लियामेंट्री को मार्क करके लिखिए यहां पे इंडिया एंड यूके. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया एंड यूके. एंड प्रेसिडेंशियल यूएस, रशिया, ब्राजील एटसेट्रा. क्लियर विद माय पॉइंट और नॉट? समझ में आया? अब जो इंडिया है, इंडिया इज अ विच काइंड ऑफ डेमोक्रेसी? पार्लियामेंट. इन इंडिया देयर आर 2 हेड्स. ध्यान से लिखना है आपको सारे इनको. वन इज, प्लीज राइट डाउन, डी फैक्टो, DE स्पेस FACTO, FACTO, डी फैक्टो. डी फैक्टो मीन्स रियल और एक्चुअल हेड. डी फैक्टो मीन्स रियल और एक्चुअल हेड. All right, it means prime minister. और बी पॉइंट लिखिए दी ज्यूरी, DE स्पेस ज्यूरी, JURE. ठीक है. दी ज्यूरी मीन्स नॉमिनल हेड. नॉमिनल हेड. राइट डाउन प्रेसिडेंट. समझ में आया? तो वी आर हैविंग द 2 हेड्स. वन इज द रियल और द एक्चुअल हेड एंड सेकंड इज द नॉमिनल हेड. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इन द यूके, जब आप यूके विजिट करते हैं तो इन द यूके देयर इज नो पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट. सो इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट हु इज सिटिंग ओवर देयर? इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट मोनार्क, किंग. ठीक है. मतलब यूके में प्रेसिडेंट का पोजीशन नहीं है तो वहां पे प्रेसिडेंट की जगह कौन बैठा है? मोनार्क, या फिर आप बोल दीजिए किंग और क्वीन. यू गेटिंग? अब आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ. अब पढ़िए. इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट और किंग इज द, अब समझ में आ गया आपको? ठीक है. वाइल द पीएम इज द, अब क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं है. व्हाट इज डी फैक्टो? रियल और एक्चुअल हेड. ठीक है. और इसको साधारण भाषा में समझना है. डी फैक्टो मीन्स हेड ऑफ द गवर्नमेंट. So you may write down, those who want to write down, online students also, PM is the head of the government, President is the head of the state. ठीक है. Getting this point or not? तो अब दोबारा इस फर्स्ट पॉइंट को आराम से देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो. So the author, the examiner has given us 3 options. Kindly see. In a parliamentary system, the president king is only a nominal head, while the PM. ठीक है. क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं? डेमोक्रेसी कितने टाइप का है? 2 टाइप्स का. व्हाट्स दैट? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट कितने टाइप का है? 4. बताइए प्लीज. रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज डिवाइडेड टू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स. व्हाट इज दैट? पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंट. मेरा देश कौन सी प्रैक्टिस कर रहा है? पार्लियामेंट्री. यूएस कौन सी प्रैक्टिस कर रहा है? प्रेसिडेंट. नाउ अंडरस्टूड विद दिस और नॉट? इन यूएस, मान लो इफ आई रिवॉल्व दिस क्वेश्चन इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएस, तो यूएस में तो देयर इज ओनली वन पोजीशन, दैट इज प्रेसिडेंट. देयर इज नो पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. अंडरस्टूड माय पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सेकंड इज द, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव. ये स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रास्टिंग है क्योंकि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर विद द जुडिशरी. यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? एंड थर्ड पॉइंट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसका लाइक, ये बिल्कुल करेक्ट है. सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो काइंडली सी व्हाट इज द आंसर इनटू द फर्स्ट पॉइंट. सी, दैट इज द 1 and 3. अंडरस्टूड विद दिस और नॉट? आपका है तो उसमें मार्क वगैरह कर लीजिए. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? समझ आया फर्स्ट क्वेश्चन? ओके. जैसे ना आपको आज मैं एक ट्रिक भी बताता हूँ इसमें क्लियर करने का. एक और आपको एक ट्रिक समझाता हूँ आज. देखो,
जैसे आप पहले चारों ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन ए, हाउ व्हाट आर द ऑप्शंस 1 and 2, ठीक है, सेकंड 2 and 3, ठीक है, थर्ड 1 and 3, ठीक है, यही है ना, एंड डी में क्या है 1, 2 and 3, ओके। अब नाउ यू शुड टेक आउट द ऑड, ये स्ट्रेटेजी होता है सिविल, दिस इज लाइक अ स्ट्रेटेजी इन क्लियरिंग द सिविल सर्विसेज, सभी टॉपिक्स में एडजस्ट होता है। अब इसमें ऑड मतलब या तो 1 and 2 ठीक होगा, क्योंकि 2 and 3, 2 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, 2 and 3 इसमें आ गया। यू गेटिंग दिस पॉइंट ऑन? ये है, ये दिस इज अ ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चन। या तो ए ठीक है, या फिर मेरा आंसर बी सी डी में से क्या ठीक कह रहा हूँ मैं? नहीं, ये हर एक को नहीं बताया जाता, इन चीजों को आपको सीखना है, यही है सिविल सर्विसेज। या तो ए ठीक होगा, ये तो ये बात है, क्योंकि 1 and 2 की बात, तो व्हेन यू सी अबाउट दिस, तो 2 and 3 आर कॉमन इन ऑल ऑफ देम इफ यू कंट्रास्टिंगली सी। तो मेजरली अब हमारा आंसर उसने क्या बताया है, दैट इज द सी 1 and 3। बाकी नॉलेज तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, नॉलेज के बिना सुनेंगे। सेकंड पॉइंट, द सेकंड क्वेश्चन, काइंडली सी द मेन फीचर्स, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली सी ऑन द स्क्रीन, द मेन फीचर्स of the presidential system includes direct election of the president, second is not account, बिल्कुल है ना, हाँ नहीं, he is not president and governor, they are not accountable to the legislature, PM is accountable, ये थर्ड पॉइंट है ना, आपने अभी पढ़ा, the council of minister, who is heading the council of minister, PM, it means PM is accountable to the lower house of the parliament, ठीक, नहीं प्रेसिडेंट अकाउंटेबल कभी भी नहीं है ना, फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ड्यूटीज, ओके। एंड द थर्ड पॉइंट फिक्स टेन्योर है, तो इसका आंसर क्या है सेकंड का, दैट इज अ डी, सिंपल है, तो इसमें क्या टेक्निकल, ओके। एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ फेडरल सिस्टम, एक फेडरल, व्हाट इज फेडरल, देखो वर्ल्ड में अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फेडरल इज यूएसए फेडरल, यूएसए इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट, if you want to write down, you may write down, ये वैसे गवर्नेंस का टॉपिक है, यूएसए इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरल स्टेट, ठीक है। द यूएसए फेडरल इज ऑलमोस्ट, the USA's federal is almost 236 years old federal, ठीक है। तो काइंडली सी व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट टू दिस, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज रिटन एंड सेकंड इज अनरिटन, ठीक है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मीन, बहुत ध्यान से समझना है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मीन ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, नो नो नो, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इट इज रिटन इन अ वेरी स्मॉल पोर्शन, यू गेटिंग, ओनली अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, वो भी लिखा हुआ है बट वो बहुत एक, आप कहें कि एक ब्रीफ पार्ट में लिखा हुआ है, तो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूके एग्जांपल, इंडिया इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स डिटेल्ड है ना, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, एक एक चीज में एक्सप्लेनेबल है ना, तो दैट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड इज बाइकैमरल, यू अंडरस्टैंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर, टू हाउस, वेरी गुड, ओके। एंड थर्ड supremacy and fourth is the independence, so the answer to this is the, kindly see the third question, B point, 1, 3rd and 4th, तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बिकॉज व्हाट इज द पॉइंट, दिस इज टॉकिंग अबाउट द फेडरल, फेडरल मेजरली टॉक्स अबाउट द, यू मे राइट डाउन, कंसंट्रेशन ऑफ पावर और द सेंटर इज सुप्रीम, कंसंट्रेशन ऑफ पावर और द सेंटर इज सुप्रीम। Now we are moving towards the that is the question number 4. इंडिया में सेंटर ही सब कुछ है, स्टेट्स हैं, स्टेट्स के पास देखो पावर है, स्टेट आर हैविंग देयर सीएम, पीएम, व्हाट यू सॉरी गवर्नर, ओके, द स्टेट इज हैविंग देयर हाई कोर्ट, है ना, सेंटर इज हैविंग द सुप्रीम कोर्ट, स्टेट इज हैविंग द हाई कोर्ट, सेंटर इज हैविंग द पीएम, स्टेट इज हैविंग द सीएम, सेंटर इज हैविंग द प्रेसिडेंट, स्टेट इज हैविंग द गवर्नर, तो देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बट व्हेन यू सी देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर कंप्लीटली vested with the center, like Ministry of External Affairs, Defense, Foreign Relations,
ये सिर्फ सेंटर का प्रेरोगेटिव है। ओके, काइंड सी द फोर्थ, द मीनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो आप, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन बड़ा आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, काइंडली सी द मीनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे आपकी नॉलेज और आपका डिक्शनरी कितना स्ट्रॉन्ग है उसको यहाँ पे जस्टिफाई किया जाएगा। तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा ना टेक्निकली कि ऐसा कोई क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चंस दिमाग खराब कर देते हैं बच्चों का। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, अ गवर्नमेंट दैट मेक लॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। अब इसमें आंसर सारे ठीक लगते हैं, बट यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल। आप कहेंगे भाई फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बी आंसर होगा इसका, है ना। थर्ड, अ गवर्नमेंट हुज पावर आर कंट्रोल्ड बाय द लिमिट्स इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। एंड फोर्थ, गवर्नमेंट हुज स्ट्रक्चर फंक्शंस आर, ये ठीक है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है इसका टेक्निकली। तो व्हेन यू सी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द आंसर टू दिस, दैट इज द सी। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में मैंने फर्स्ट को क्यों नहीं, अ गवर्नमेंट दैट मेक लॉज अकॉर्डिंग, भाई वो तो सारे कानून, ऑल लॉज आर मेड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या उसमें कोई रेलिवेंट नहीं है। प्रोविजंस ऑफ, भाई ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में ही होगा ना प्रोविजन ऑफ फंडामेंट, तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज द सी पॉइंट। जैसे ना एक कोट पढ़ा था मैंने, द पर्पज ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लिमिट the power of the federal government, not the American people. Now you understand? Yes? Please, you may write down this quote. It's a very famous quote. The purpose of the US Constitution is to, the purpose of the US Constitution is to limit the power of the federal government not the American people. So constitution is, ये this is anonymous like code you may say, है ना, clear अभी, ठीक है। Now kindly see towards the fifth point, in which category can India's political system can be placed. फिफ्थ में पहले तो आप काटा मार दो बी और डी को, बी और डी तो डायरेक्ट काटा है, ठीक है। और ए और सी में चैलेंज है, यूनिटरी हमारा है नहीं, क्वासी फेडरल है, बस खत्म होगी बात। ये आप मतलब दिस यू हैव डन द एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच थिंग, द फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, तो इन यूपीएससी क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर आपने लास्ट पॉलिटी की क्लास में बताया था कि 10 to 15 क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी से, आराम से, उनमें से सॉल्व करने कितने होते हैं सर? मतलब कितने सॉल्व कर पाओगे आप? एक तो सर एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इसमें छोड़ने का इग्नोर करेंगे। हाँ, कि अगर क्लैरिटी नहीं होगा, अगर सपोज 15 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रीलिम्स, अप्रोक्सीमेटली आपके 12 तो ठीक होने चाहिए, 12 तो आप पकड़ के चलेंगे, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हेल्प करता है सॉल्यूशन में। हाँ 12 तो बहुत है, एवरेज स्टूडेंट कर देता है, ठीक ठाक स्टूडेंट जो पढ़ रहा है पॉलिटी वो कर। आप किस में फंसते हो? ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में स्टूडेंट फंसता है बहुत ज़्यादा। ज्योग्राफी हो गया, इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये इनमें, क्योंकि पॉलिटी में तो अगर नॉलेज क्लियर है, अगर आपको टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स यू विल बी एबल टू हैंडल, इट विल नॉट बी ए इशू फॉर यू। बट हाँ, ज्योग्राफी इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स बिल्कुल साइंटिफिक और मैकेनिकल सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपको नॉलेज एप्लीकेशन में भी दिमाग लगता है। यहाँ पे आपने एक बार पढ़ लिया ना, अब जैसे आज मैंने आपको पार्लियामेंट डेमोक्रेसी आज पढ़ा दिया, याद रहेगा आपको, अभी इसमें ना ज़्यादा हमने जाना नहीं, आपको पता है कि सर ने बताया था। अब वो फर्स्ट क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरा हो गया, मतलब आपको, क्योंकि आपको पता है कि यार इंडिया में प्रेसिडेंशियल तो मतलब ही नहीं है ना। अब मैं आपको पूछूं, इंडिया इज प्रैक्टिसिंग विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, आप कहेंगे सॉफ्टली सर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कौन सा कर रहे हैं? पार्लियामेंट्री, खत्म होगी बात। अब मैंने आगे पूछा कि यूएस कौन सा प्रैक्टिस कर रहा है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में प्रेसिडेंट। जब आप इतना उसको एक्सप्लेन करते हैं ना, ही विल नॉट आस्क यू द सेकंड क्वेश्चन, उसको पता है कि बच्चे को क्लियर है इतना। तो इंडिया और फिर बाकी तो फिर वो प्रेसिडेंशियल वाले जो है वो अलग है ही है, मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हो गया वो तो आप क्लास। तो क्लियर विद द फर्स्ट फिफ्थ, इसको तो हमें डिस्कस करें। सिक्स्थ पे आइए, आपको हर क्वेश्चन का मैं मीनिंग बताऊंगा कि वो कैसा है। अब नाउ काइंडली सी द सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो यू मे सी ऑन द स्क्रीन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके,
अब इसमें क्या बोला इसने, अब देखो जैसे फर्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1940। अब ये नॉलेज नहीं है, ये फैक्चुअल है। अब फैक्चुअल में अगर मेरे को 1945 पता है तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता। अब इसको ये समझाने की चीज नहीं है, समझ रहे हो ना आप, ये तो आपको याद होगा तो ठीक है ना। सेकंड, ऑल प्रोविंसेस वर गिवन रिप्रेजेंटेशन, ये भी फैक्चुअल है, ठीक है। एंड थर्ड, आफ्टर इन द पार्टिसिपेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंडेड। नाउ काइंडली सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर टू दिस, दैट इज द बी, 1 and 2 ओनली, क्योंकि थर्ड पॉइंट में इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को तो हमने मर्ज कर लिया था ना, 550 प्रिंसली स्टेट्स, इफ यू रिमेंबर अबाउट। तो फर्स्ट एंड द सेकंड पोर्शन इज द व्हाट यू कॉल अबाउट, दैट इज द दिस फैक्चुअल पार्ट। तो यहाँ पे 7 देखो, गवर्नमेंट, अब आपको फॉर दिस यू हैव टू रीड अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज गिवन इनटू लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत में आपको ये आपका कौन सा टॉपिक है मैं आपको बता भी देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7, बिल्कुल सही बोला विशाखा ने। दिस इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 1, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यू आर हैविंग ऑल द एक्ट्स व्हेन ब्रिटिशर्स एंटर्ड इनटू इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्राउन रूल, कंपनी रूल से क्राउन रूल पूरा कैसे आया इंडिया में, ठीक है। चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, एवरी एक्ट इज बीइंग मेंशन्ड इनटू दैट, तो वो आप देखोगे तो वहीं से क्लियर होगा। तो 7th भी उसी टाइप है, ओके। नाउ काइंडली सी द 8th, फास्टली सी द 8th, which of the following is not included in the ideal of justice in the preamble of the constitution। अब देखो हमें तो ये नॉर्मल लगेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने पढ़े हैं ये, है ना, इतना पढ़ाया है, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, बट स्टूडेंट तो अपने व्यू पॉइंट से करेगा ना, उसको हम पीछे पढ़े कि भाई ऐसे ही होगा, नहीं, वो धीरे धीरे पढ़ेगा, धीरे धीरे समझेगा उसे। तो आपको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, यहीं पे लिख लीजिए, जो जस्टिस है ये 3 प्रकार का है, लाइफ टाइम याद रखिए, SEP, रजिस्टर में लिख लीजिए, जस्टिस SEP, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। नाउ प्लीज टेल मी द आंसर टू दिस। जल्दी बता दी, डी है, खत्म हो गया, है ना। अब मैकेनिकल नहीं है ये क्वेश्चन ज्यादा, थोड़ा क्या चाहिए, दिस क्वेश्चन नीड्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। भाई मॉरल जस्टिस क्या करेंगे उसमें डाल के, हाँ आराम से, प्रीएम्बल है ये तो, बिल्कुल एग्जैक्टली प्रीएम्बल का क्वेश्चन है। और मॉरल का क्या मतलब है भाई, मॉरल, हाँ इतना, इससे थोड़ा अपर लेवल ही रहेगा, बट कई बार एक आधा ऐसा टकर जाता है, एक आधा आता है क्वालिटी का। और स्टूडेंट अगर आप इसको ठीक कर रहे हो तो डायरेक्ट 2 मार्क्स आपका बन रहा है, जहाँ पे जो खराब हो रहा है वो आपका बैलेंस हो जाएगा ना। हाँ, तो ये आपके ऊपर है, ऐसा तो मतलब क्वेश्चन आना बड़ी बात है ना। तो 9 देखिए काइंडली, सीधा 9th क्वेश्चन, इंडिया एज अ ये तो मतलब ही नहीं है, दुनिया को पता है बच्चे, इंडिया डजंट हैव अ प्रोविजन ऑफ द डुअल सिटीजनशिप, अ पर्सन कैन नॉट बी अ सिटीजन, ये भी फालतू का क्वेश्चन है। तो थर्ड बताया, अंडर द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इज अलाउड इन केसेस ऑफ अ ट्रेजन। प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसका देखो आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, बी। हाँ फर्स्ट तो वैसे ही हो गया, ठीक है। अब इसने सिटीजनशिप एक्ट बोला, देखो थर्ड पॉइंट पढ़ा ना हमने, ये सिटीजनशिप एक्ट तो अभी तो अमेंड हो गया, 2020 शाहीन बाग, खत्म हो गई बात। ये थर्ड देखो 3 पॉइंट है, बट थर्ड पॉइंट इज करंट अफेयर बेस्ड। डिड यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो इसमें विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज नॉट, तो उसमें कौन सा है, दैट इज द गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, दैट इज द सेकंड वन। ओके, यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, व्हाट आर द यूनिटरी फीचर्स इनटू दिस? 10th सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वी आर हैविंग द ऑल इंडिया सर्विसेज, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। एंड फोर्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए, डी खत्म हो गए सारे हैं इसमें। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन? ये कहां से, फ्रॉम वेयर इट इज गेटिंग एमर्ज्ड, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, because in US every state has its own constitution. Now you understood? इंडिया में हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, मिजोरम, तमिलनाडु, लेह लद्दाख, दिल्ली, सबका एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसने वैसे तो जो समझदार होगा उसे डायरेक्ट समझ आ जाएगा, भैया उसने बोल तो दिया यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा तो है उसने यूनिटरी, यूनिटरी मीन्स वन, तो वो तो सिंगल ही होगा ना, मतलब थोड़ा बहुत अगर
कॉमन सेंस भी अगर हम लगाएंगे तो हम कर लेंगे। सेकंड, इमरजेंसी प्रोविजन, हाउ वी विल बी एबल टू रिमेंबर इमरजेंसी? इंदिरा गांधी इम्पोज द इमरजेंसी इन 1975, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ये आपको पढ़ाया, IAS IPS, ठीक है। एंड फोर्थ तो मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, दैट इज द अपॉइंटमेंट, खत्म हो गया। क्लियर विद दिस और नॉट? ओके, देन आफ्टर दैट काइंडली सी 11th, अब ये वही आ गया 11th। अब मेरे को आप चलो थोड़ा बहुत आप सीखे, तो अब पहले आप मेरे को ये बताइए कि 11th क्वेश्चन पिछले 10 क्वेश्चन में से किस टाइप का है, जल्दी से सोचो सोचो सोचो, दोबारा ट्राई करो। 11th क्वेश्चन पिछले सारे क्वेश्चंस में से सोचो सोचो और सोचो, 4th के टाइप का है ये, आप बताए ना सौरभ, क्लासिफिकेशन ये 4th टाइप है ना, ये टाइप पूछ रहा हूं मैं, हाँ है ना, मीनिंग वाला हुआ ना। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द, हाँ बस वही है ये, क्योंकि मीनिंग्स आर वेरी मच क्लोजर, एवरी स्टेटमेंट इज हैविंग अ वेरी क्लोजर मीनिंग, है ना। दे विल नॉट गिव इररेलेवेंट स्टेटमेंट, यूपीएससी वोंट गिव इररेलेवेंट। अब वो क्वेश्चन अगर गवर्नर का पूछे तो फालतू का एडवोकेट जनरल को नहीं ले आएगा वो, दे विल गिव वेरी क्लोजर, है ना। तो आफ्टर दिस काइंडली सी, पार्लियामेंट कैन नॉट क्रिएट अ न्यू स्टेट बाय, ठीक है, पार्लियामेंट इज मेड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग सच अ बिल। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट, अगर भारत में नया स्टेट बनाया जाए, अच्छा अगर नया स्टेट बनाया जाएगा तो इसमें अधिकार किसका होगा बनाने का? प्लीज सेंटर का। वाई? अब लॉजिक बताओ, अभी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा। बॉर्डर डिसाइड करती है अब अपने, हाँ वेरी गुड, और स्टेट भी वही डिवाइड करती है। टुडे इज 26, तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट, आप लॉजिक समझो, देखो लॉजिक से ही पेपर क्लियर होगा, ज़्यादा सुपरस्टिशन से नहीं। इंडिया में एक नया स्टेट बनाना है, ठीक है, उत्तराखंड, तेलंगाना, भैया जब वो स्टेट बना ही नहीं तो उसका बिल तो सेंटर में ही आएगा। इट मीन्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट whom will be considered, that is the center. It means for the that is the State Reorganization Act, okay. So it means the Uttarakhand earlier, which was known as Uttaranchal, was carved out of Uttar Pradesh. It means the consent will be taken from the Uttar Pradesh. You are getting this point or not? जैसे अब इसमें मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, सेंटर में बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, दोनों जगह सेंटर में मोदी जी, उधर योगी जी। तो अब मान लीजिए आज सेंटर कह रहा है कि हमें एक नया स्टेट बनाना है उत्तर प्रदेश में से, तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा होगा? नहीं होगा, सवाल नहीं। ये पॉलिटिकल हो गया ना, आपको क्लियर। आज वो कहते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी है, भगवंत मान, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट। तो आज सेंटर कहेगी मैं पंजाब में से नया स्टेट बनाने, लड़ाई झगड़ा होगा दोनों का? बिल्कुल होगा। वाई? बिकॉज दैट इज आम आदमी पार्टी, दिस इज बीजेपी, बट सेंटर इज हैविंग द पावर, बना देंगे, ठीक है ना। सेंटर को अगर बनाना होगा तो वो बना देंगे उठा के, ओके। तो दैट्स वाई, तो दिस इज प्रायर बिफोर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें कि अगर कोई भी बिल इस टाइप का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का लाना है तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। तो सेकंड पॉइंट इज योर आंसर, ओके। सो दिस इज नॉर्मल, ओके। द आफ्टर दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बैग ऑफ बोरोइंग्स। स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 वगैरह, हाँ पूरा लगेगा। काइंडली सी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ bag of, do you understand what is bag of borrowing? Sometimes Indian constitution is called as a patchwork. Yes. Am I clear with this or no? It is a work of cut, scissor and paste. Getting this point? Bag of borrowing clear है सबको कि क्या है? तो Indian constitution is called a bag of borrowings. Kindly see. Yet why is it considered a unique document? This is the question number 12. Okay, online students may also see. Okay, why it is unique? Provision borrowed. Very beautiful line. This is, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Provisions borrowed from external sources have been modified and adopted according to the, correct है बिल्कुल, है ना? It was created by only one. ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस लाइन है, कोई मतलब नहीं है इसका. और थर्ड तो अभी तो बताया आप लोगों को. This is the most comprehensive.
मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, एवरी थिंग इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। अब व्हाट इज द डिफरेंस, आपने वो पूछा, वो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन इज द अनरिटन। अब इंडिया में लिख लिया ना, यूके में इक्वालिटी इज रिटन, everybody will understand that what is the further meaning of the equality. India mein you have to define everything. What is equality before law, what is equal protection of law, what is rule of law, who are the people who are exception to the equality, सब बताना पड़ेगा आपको। ओके वैसे ये भी इतना मैं मानता नहीं इसकी जरूरत है, बट क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया गया है। तो क्लियर विद द 12th क्वेश्चन। 13th इज अ नॉर्मल, ये आप अपना देखिएगा। 14 देखिए, अब 14 तो कुछ ज्यादा ही आसान पूछ दिया इन्होंने। ओके काइंडली सी द 14, द अंडर पार्ट व्हाट डू यू सी, द वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल डिस्क्राइब द लॉ रिक्वायरिंग द ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज और द एरियाज ऑफ द स्टेट। काइंडली सी अबाउट दिस, आंसर इज द आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, आर्टिकल 1 ध्यान समझिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में डिवाइड, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, पार्ट 2 इज सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A, फिर 5 आ जाएगा, 4A में आ जाएगा आपका एफडीज फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 में आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव आ जाएगा। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो उसने पूछा कि पार्ट 1 में क्या क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोल तो दिया, तो अंडर दिस, अब देखो ये आपको पूछ यहाँ पे डेप्थ की जरूरत है, अब जिसको नहीं होगा उसको दिक्कत पड़ेगी। प्लीज रीड दिस, under part 1 of the constitution, union and its territory, which article describes the law required for altering the name, boundaries or areas of state? What is the alteration of the boundaries, names or areas of state? It means increase in the area of any state, diminish the area of any state or forming new state। ठीक है, ऑल्ट्रेशन, तो ये कौन से आर्टिकल में आ रहा है ये पूछा उसने, तो आर्टिकल नंबर 3 है ना। आर्टिकल 1 क्या है, इंडिया दैट इज भारत, है ना, इंडिया दैट इज भारत। सेकंड दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 वो आपको पूरा बताएगा, इंक्रीज डिक्रीज, और 4th में उसका प्रोसेस आ जाएगा। 5th से आपका सिटीजनशिप स्टार्ट हो गया। यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो यहां पे कौन सा है, आर्टिकल नंबर 3। 15th बताइए, ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन है तो। 15th आर्टिकल 21 है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में ऑल्सो सी। ओके, तो आफ्टर दैट काइंडली सी द 16th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ सर एक मतलब डाउट था यहाँ से, नहीं थोड़ा सा, हाँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी से क्या? पॉजिटिव, देयर आर 2 टाइप। देखो लिबर्टी क्या है, लिबर्टी मीन्स कि पहले तो आप लिबर्टी समझिए क्या है। लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन एन इंडिविजुअल एंड गिविंग दैट इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी रोकथाम ना हो, उसको हेल्प किया जाए, मतलब उसको मोटिवेट किया जाए और उसको ऐसे अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि वो अपनी लाइफ में सक्सीड कर सके। फ्रीडम और लिबर्टी दोनों अलग हैं, पहले तो ये बात समझिए। जब आपका पॉलिटिकल लेक्चर होगा तो पूरा आपको बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा व्हाट इज फ्रीडम एंड लिबर्टी। फ्रीडम इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, ठीक है ना, और लिबर्टी अलग होता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव, मान लीजिए सपोज दैट यू आर गिवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, नाउ यू आर हैविंग द लिबर्टी ऑफ थॉट, अब जो भी सोचना चाहिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी क्या है कि दैट यू कैन थिंक अबाउट दैट Hinduism is a good religion, reservation is a good thing, all this is a positive liberty, but at the same point of time you are being restricted from few things that you cannot do like this। आपको अगर greater rights come with greater responsibilities, तो आपके ऊपर जो limits हैं वो थोड़ा negative liberty में ले जाता है कई बार। That's it's other question, okay? तो after that DPSP 16th देखिए, kindly see the 16th। First answer is completely clear, DPSP makes a, और द थर्ड पॉइंट इज राइट, दे आर नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल कहां पे मीनिंग लिखिए, नॉन चैलेंजेबल। दे कैन, डीपीएसपी कैन नॉट बी चैलेंज इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। अंडरस्टूड विद दिस पॉइंट और नॉट? DPSPs cannot be challenged into the court of law। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, 1 and 3, द क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज द सी पॉइंट, 1 and 3, दिस इज नॉट मी। ओके,
अब ये 17 तो मेरे ख्याल से पढ़ाने का मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है ऐसे क्वेश्चन को, तो ठीक है। तो ये एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख लेंगे 17, तो ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। सो व्हाट इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 17? ठीक है, ये तो नॉर्मल है, स्कूल टाइप के क्वेश्चन हैं। ओके, देन आफ्टर दैट 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, सो दे वर एडेड, बिल्कुल ये पूरा नाम है कमेटी का, दोज हु वांट टू राइट, द नेम ऑफ दिस कमेटी इज सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ओके, हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। Okay, then after that they apply only to citizens, they are not justiciable in nature. Okay, and after that they are placed in part 5. तो इसमें से कितने इनकरेक्ट हैं? ओनली 1। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यहाँ पे ओनली, ध्यान से समझना एक चीज आज आपको बताए, तो यहाँ पे ओनली 1 का मतलब है इन चारों में से एक। हाँ, यू आर गेटिंग, नॉट दिस, अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट? हाँ, ये समझ लीजिएगा। तो उसने, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो बच्चे गलती करते हैं, ये नहीं पढ़ते करेक्ट और इनकरेक्ट। उसने पूछा इनकरेक्ट कितना है, तो मैंने अभी तो आपको बताया था ये किसमें है, एफडीज पार्ट 4A। पार्ट 5 क्या है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ठीक है, देन आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू द इंडियन सिटीजन एंड नॉट टू द फॉरेनर? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19. That is, you may see this is the normal, that is the point number C. Okay, freedom of speech and expression. Okay, then after that, which of the is not a fundamental duty? Okay, जल्दी 20th आप खुद बताइए इसमें क्या आंसर होगा, जल्दी से पढ़ो, आंसर मत देखना इसका, आप खुद बताइए 20th में क्या होगा। बहुत लॉजिकल, इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, कुछ नहीं, गलत बोलो चाहे, सोचो दोबारा पढ़ो। मतलब आपको इज नॉट अ फंडामेंटल, वेरी गुड, वोटिंग। तो भैया आप वोट डालते हो, जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं आपसे क्योंकि वोट डालो, लॉजिकल है ये तो बिल्कुल। हाँ, ये है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। साइंटिफिक टेम्पर मीन्स, व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर? दैट साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है यू शुड थिंक लॉजिकली। ठीक है, ये मैं आपको बताया तो डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, और ये जो पूरा लाइन है, एंड एब्ज्यूर, ABJURE, एब्ज्यूर वायलेंस। एब्ज्यूर का मतलब होता है रिजेक्ट वायलेंस। मतलब इफ यू थिंक लॉजिकली तो विल यू गेट इन्वॉल्व इनटू वायलेंस? नो, नॉट एट ऑल, खत्म होगी बात। ठीक है, बाकी तो सब है ही, क्लियर है, समझ में आया? तो वोटिंग में आपको थोड़ा ना कोई प्रेशराइज कर सकता है कि आपको देना फंडामेंटल ड्यूटी है आपका। आप वोट डालने जाओ या ना जाओ तो आपकी मर्जी है, आपको भी पीछे नहीं पड़ सकता इस चीज के। कितना हो गया? 20। काइंडली सी द 21st. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव, वेयर DPSPs आर, ये वो नेगेटिव नहीं है, ठीक है, DPSP के कंपैरिजन में बोला गया है ये, ठीक है। सेकंड, DPSP बिल्कुल सही बात है, एंड थर्ड फंडामेंटल, सही है कि नहीं? तीनों पॉइंट करेक्ट है, तो आंसर विल बी द D। समझ में आया? 22nd, विच ऑफ द फॉलोइंग, फासी सी अबाउट दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP, अब ये आपको तब समझ आएगा जो आपको DPSP का नॉलेज होगा, है ना, पहले उसको पढ़िए। ओके, देन आर्टिकल, ये 23 भी तभी समझ आएगा। 24, देन यू में सी अबाउट द 25th पे आइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? डू यू नो अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर? एनी आइडिया? बेसिक नहीं पता होगा, अभी आपने पॉलिटी पढ़ा नहीं है ना, इसलिए नहीं पता चलेगा। आज बता देता हूँ थोड़ा बहुत, वैसे जब पॉलिटी होगा तो कम से कम पूरा हमारे 2 घंटे इस टॉपिक पे लग जाएंगे। हाँ, पॉसिबली बात की है मैंने, शायद से 2 दिसंबर से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे आप। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इंडिया में एक बहुत लैंडमार्क केस हुआ था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हैज क्वाइंड अ टर्म basic structure of the constitution. Understood my point? Basic structure means the things which cannot be amended by the parliament. मतलब the basic structure has increased the power of judiciary and it limited the power of the government. ठीक है, तो which of the following is not correct regarding the, ये क्लियर है? अब तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है ना सबको? किसमें दिया गया था बेसिक स्ट्रक्चर? केशवानंद भारती में।
इट लिमिट्स द अमेंडिंग, बिल्कुल इट्स अ बेसिक आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। और इसमें कौन सा हो गया डी पॉइंट, डी दैट इज द, इसका आंसर क्या हुआ, दैट इज द 25, दैट इज द डी। सेक्युलरिज्म इज नॉट अंडर इंक्लूडेड अंडर दिस, इसमें सेक्युलरिज्म नहीं आया था। 1973, गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? बिरवा, हाँ उससे बाद में, हाँ मतलब केसेस तो उस टाइम बहुत सारे हो गए थे, गोलकनाथ हो गया था, बेरूबारी बेरूबारी मेजरली था, दैट इज ऑन डीपीएस पे। और ये तो सबसे हिस्टोरिकल जजमेंट है हमारे को, 7:6 जजमेंट, 13 जज बेंच हो गया ना, 7:6 जजमेंट इज अ 13 जज बेंच, तो 7 वर इन फेवर, 6 वर इन अगेंस्ट। यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो इसमें ये पूछा गया कि भाई, इसमें आपको थोड़ा बताता हूं मैं कि इसमें पूछा गया कि द पार्लियामेंट इज हैविंग द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा हाँ कुछ भी कर सकता है पार्लियामेंट। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर देगा, उन्होंने कहा कि वो भी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, वी हैव टू लिमिट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो वो बी पॉइंट क्लियर हुआ आपको इसमें, देखिए इसमें है ना। सी पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि जो बेसिक आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आप उनके साथ नहीं छेड़खानी नहीं कर सकते। यू गेटिंग दिस पॉइंट और नो? जो बेसिक फ्रेमवर्क है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल छेड़ ही नहीं सकता, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट छेड़ ही नहीं सकती उसको। कुछ वैसे हो, रेफरेंस हो, बात अलग है ना, बट वैसे नहीं। और ये किस में दिया गया था? दैट इज इनटू द केस ऑफ भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, द वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द, मतलब ये वर्ल्ड वाइड पढ़ा जाता है जजमेंट, नॉट इनटू इंडिया, यूएस, रशिया, यूके, हर जगह पढ़ा जाता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज द रैंक 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड इस जजमेंट्स आर ऑल्सो टॉप मोस्ट, सबसे टॉप मोस्ट जजमेंट जो वर्ल्ड में आती है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है। एंड वो मतलब जो मतलब कोर्ट में भी सबसे टॉप पे है, मतलब हाँ सबसे रैंक 1 कोर्ट है ये वर्ल्ड का सुप्रीम कोर्ट में। आपको कहीं लगता होगा कि स्कॉटस इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसका नाम है स्कॉटस, SCOTUS। इफ यू वांट टू राइट, यू मे राइट डाउन स्कॉटस, SCOTUS, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो दिस इज नॉट द रैंक 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, द रैंक 1 टॉप मोस्ट इज द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। इससे जजमेंट ही नहीं आता, मतलब जब जजमेंट देता है इंडियन, इससे पहले तो वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पहुंच जाती है पढ़ने के लिए कि व्हाट इज बीइंग सेड बाय द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं, द लैंग्वेज, द डीपनेस इनटू द जजमेंट, वो आम इंसान के बस की नहीं है उसको समझ। दैट्स व्हाई द सर SG बालाकृष्णन हैज सेड इनटू वन ऑफ द जजमेंट दैट media houses should not interpret Supreme Court judgments. It will lead to the distortion of facts. कि जो मीडिया हाउसेज हैं, इनको मीडिया हाउस को क्या समझ आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का, आम आदमी को नहीं समझ आएगा। आप भी कितना डिकोड कर लोगे, आप तो चलो यूपीएससी के स्टूडेंट हो, आप कर लोगे काफी, आई नो, लॉ वाले कर लेंगे, हम लोग हो गए अच्छे से, आप लोग को नॉलेज हो जाएगा, आप लोग कर लो। आम आदमी को क्या पता क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दैट दिस पॉल्यूशन हैज कन्वर्टेड न्यू दिल्ली इनटू अ गैस चैम्बर। आपको क्या समझ आया इससे? हाँ वैसा कन्वर्ट कर देता है। आम आदमी को तो कुछ लगेगा भाई ये तो कोई गुफा बना दी, चैम्बर बना दिया भाई, हाँ तो इससे मीडिया हाउसेस को स्पेशली बुला आता है कि आप फालतू में इसका मत किया कीजिए। हाँ मतलब अपने इंटरप्रिटेशन देते हैं ना मीडिया हाउसेस, ये हो गया वो हो गया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कभी भी नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको थोड़ा रिफाइन करके बता देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक जजमेंट देगा और मीडिया हाउस को बोल देगा कि आपके ऊपर बैन है, कि आप निकलो यहाँ से, क्योंकि उनका काम है मीडिया हाउस का सिर्फ जजमेंट को थोड़ा बताना, क्लासिफाई करके, है ना। जैसे राम मंदिर का जजमेंट आया तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला मीडिया हाउसेस को कि आप थोड़ा देख के जजमेंट बताइएगा, हम जो बोल रहे हैं उसकी व्याख्या ज़्यादा नहीं करनी है, जो हमने क्या जजमेंट का मेन क्रक्स बताइए आप। इनने कहा कि राम मंदिर बन गया ऐसे वैसे, तो उसके ऊपर ये भी बताना है आपको कि दैट कि 4 to 6 acres of land is also allocated to the second party, the Muslim party, for the creation of a mosque। तो ये सब चीज़ें आपको बता, फैक्चुअल पार्ट्स बता दिए, अदरवाइज बाकी समझ नहीं आएगा। 142 यूज़ किया उसमें, है ना। आर्टिकल 142 इज द मोस्ट पावरफुल आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पावरफुल आर्टिकल एंड द मोस्ट पावरफुल आर्टिकल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके ऊपर भी आपका एक स्पेशल लेक्चर लूंगा मैं, दैट इज ऑन द दिस आर्टिकल 140, द मोस्ट पावरफुल आर्टिकल, मतलब इससे सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकता है। सो इनटू द अयोध्या एंड बाबरी मस्जिद केस, सुप्रीम कोर्ट हैज इन्वोक्ड द आर्टिकल 142, इसमें 142 डाला उन्होंने, है ना। तो वंस द सुप्रीम कोर्ट हैज इन्वोक्ड आर्टिकल 142,
नाउ नोबडी कैन चैलेंज दैट, है ना। अब ये नहीं कि आप उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन यू अंडरस्टैंड, रिव्यू पिटीशन, सोचो क्या होगा उसका मतलब, रिव्यू पिटीशन जजमेंट को चैलेंज करना। आप समझ आ गया आपको, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, आपने उसको दोबारा कि सर इसके ऊपर थोड़ा देखो अगर कुछ चेंज हो सकता है, दैट इज रिव्यू पिटीशन। तो वंस द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द ऑर्डर अंडर द वन, वो कुछ नहीं हो सकता, उसमें जजमेंट आ गया आप उसके अंदर। सर वैसे एक केस में नॉर्मल केस होगा कोई जिसमें 142 नहीं हुआ, कितनी बार रिव्यू कर आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, लार्जर बेंच को भेज दो, बेंचेज होती हैं सुप्रीम कोर्ट में, 5 जज बेंच, 7 जज बेंच, 11 जज बेंच, तो आपको कि मेरे को बड़ी बेंच से करवाना है, ये चला जाएगा। बट 142 इज लाइक द ब्रह्मास्त्र, इट इज अ ब्रह्मास्त्र, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड इनटू ऑल द केसेस। उससे सेटिस्फाइड नहीं है क्या करें? 142 दुखी रहे हो, क्या करें उसमें कुछ भी उसका है ही नहीं, तोड़ ही नहीं है उसका। 142 यूज हो गया तो ना प्रेसिडेंट कुछ कर सकते ना प्राइम मिनिस्टर, कोई नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि अब आप बताइए कि महाभारत में ब्रह्मास्त्र कब यूज हुआ, कभी नहीं हुआ, एक बार हुआ था लास्ट में हाँ है ना, अश्वत्थामा है, तब भी रोक दिया गया था। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो नहीं होगा कि हर रेगुलर जजमेंट में 142 यूज कर देगा। अब बट हाँ अभी कुछ केसेस में कर देता है सुप्रीम कोर्ट, अभी एक केस में कर दिया था डाइवोर्स के केस में, 142 यूज कर दिया, बहुत मतलब हिल गया था, पूरा वर्ल्ड हिल गया था उससे कि भाई क्या कर दिया इन्होंने, क्योंकि डाइवोर्स इज अ वेरी पैटी काइंड ऑफ केस, है ना। बट जब डाइवोर्स का केस सुप्रीम कोर्ट में, इट इज अ बिग केस, इट मीन्स बोथ द पार्टीज आर हैविंग सम काइंड ऑफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया, लैंडमार्क जजमेंट दिया उन्होंने, तो वो पार्टी, वन ऑफ द पार्टी वाज नॉट गिविंग डाइवोर्स टू द अदर, वो खराब हो गए अगले के जीवन के 20-30 साल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस मैरिज कैन नॉट वर्क, तो उसको पूरा जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 142 यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो अब ये डाइवोर्स ग्रांट कर रहे हैं हम, तो अब ये नहीं है कि अपने राइट्स को लेके आ जाएंगे। तो वंस द सुप्रीम कोर्ट हैज यूज द आर्टिकल 142, तो कई बार जो होता है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी कि आप जुडिशरी में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, द वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एसोसिएशन, जो लॉयर्स का होता है बार बोलते हैं उसको, आपको पता होगा हाँ, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कई बार एफिडेविट लगा देता है सुप्रीम कोर्ट में, वो बोल देता है कि सर यू शुड प्रैक्टिस रेस्ट्रेंट इन यूजिंग आर्टिकल 142, कि 142 का आप थोड़ा लिमिटेड यूज किया कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट उनको बोल देता है कि ठीक है हम कम यूज करेंगे, एंड एवरी केस यू कैन नॉट यूज 142। अब मान लो कोई जजमेंट आ गया पॉलिटिकल पार्टी का, आपने 142 यूज कर दिया, वो तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, बहस हो जाती है वकीलों की फिर जजेस के साथ कि भाई आप तो 142 ले आए, अब मैं ऐसे कैसे। बट सुप्रीम कोर्ट भी सोच समझ के करता होगा, जज जो वहाँ पे बैठा है ऐसा कोई इंसान तो है नहीं, उसको एक्सपीरियंस है अभी 40-40 साल का, उसको पता है कि व्हेन टू यूज द 142, और वो पूरा बेंच का कंसेंसस होता है। अब जैसे अयोध्या एंड बाबरी मस्जिद है ना, अब अयोध्या एंड बाबरी मस्जिद इज अ 500 ईयर ओल्ड डिस्प्यूट, मैं आपको टेक्निकली बताया तो ये कोई आफ्टर इंडिपेंडेंस डिस्प्यूट नहीं है, दिस इज 500 ईयर ओल्ड डिस्प्यूट। अब ये 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, यू नो अबाउट दैट। अब 2017-18 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब भाई इससे तो देखो हमेशा वन पार्टी धार्मिक मामले में तो डिससेटिस्फाइड रहेगी ही रही, फिर तो केस ही चलता रहेगा, क्या करा जाए आप बताइए। अब जब 2017-18 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ऑन द अयोध्या एंड बाबरी मस्जिद, ये तो ऐसे डालती रहेंगे कोई ना कोई, कभी हिंदू पक्ष ने डाल दिया, कभी मुस्लिम पक्ष ने। इन द रामलला जन्मभूमि केस, भगवान राम वॉज ऑल्सो अ पार्टी, रामलला वॉज अ पार्टी इन टू दैट। आप पढ़ेंगे उस केस को, पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। रामलला को एज अ पार्टी रखा गया था उसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग वो कोई दैट इज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं है वो कुछ भी कि वहां पे मंदिर है मस्जिद, नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दैट इज अ लैंड एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, वो उसके ऊपर लड़ा जा रहा है। कोई ना मतलब ही नहीं, कोई ऐसा नहीं कि वहां पे तो अखाड़े बैठते थे ना, आप पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा आपको। निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, जो अयोध्या में दे रहा लॉट ऑफ अखाड़ास, तो अखाड़ा रिप्रेजेंट कर रहे थे। योगी जी भी तो अखाड़े से आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब हाँ ये सब अखाड़े से हैं लोग। तो वहाँ के अखाड़ा जो है बहुत डोमिनेटिंग है, पावरफुल है। निर्मोही अखाड़ा हो गया, दिगंबर अखाड़ा हो गया, तो देवर द पेटिशनर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लड़ाई किसके लिए, तो मेक रामलला एज अ पार्टी इनटू दिस, तो रामलला को भी उसमें एज अ पार्टी बनाया गया। तो जजमेंट रामलला के लिए भी दिया गया कि हाँ भाई दिस प्लेस इज कन्फाइंड टू द रामलला, कि यहाँ पे वो अपना बैठेंगे। ओके, फॉर द इनजस्टिस नहीं कर सकते तो दूसरी पार्टी को भी लैंड एलोकेट किया। जब दूसरी पार्टी को, मुस्लिम पार्टी को लैंड एलोकेट किया गया, तो हु इज द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट द लैंड? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि यहाँ पे लैंड नहीं, भाई लैंड तो स्टेट का है, इतना पावर थोड़ी होगा सुप्रीम कोर्ट। बट उन्होंने लैंड दिया क्योंकि उसमें काउंटर पिटीशन लग सकता था।
यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। आउटसाइड अयोध्या द सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड कुछ 5 to 6 एकर्स ऑफ लैंड टू द मुस्लिम पार्टी। अब मान लीजिए उसमें फिर फर्स्ट पार्टी लगा दे कि नहीं जी हम तो नहीं देना चाहते, ये क्यों, ये तो फिर चलता ही रहेगा, फिर तो एंडलेस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जब पूरा जजमेंट दिया तो उस समय आवाज उठनी शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की। वो उन्होंने कहा 142 लिख दिया हमने यहाँ पे, 142 में दैट इज कंप्लीट जस्टिस हो गया, अभी यहाँ मैटर खत्म, इसके बाद हमारे पास कभी नहीं आना, ये मैटर यहाँ पे क्लोज। और कल ही शायद से ध्वजारोहण कल पूरा कंप्लीट हुआ है राम मंदिर, हाँ कल ही हुआ है। आपको पता होगा हिंदुइज्म में मंदिर तभी कंप्लीशन माना जाता है जब उसमें ध्वज लहरा दिया गया है ना, जगन्नाथपुरी में तो भी ध्वज ही है नहीं, है ना। आफ्टर दैट काइंडली सी this is again a normal, which constitutional amendment 27th, kindly see the 27th national emergency, इसमें C point है, that is 44th amendment है, this is again a normal. What is the position of judicial review? अब आप पूछ रहे थे ना ये judicial review क्या होता है, ये kindly see, that is the question number 28. So what is the position of in relation to the basic structure? Kindly read this topic, इसको पूरा अच्छे से read करो एक बार, चारों points. ठीक है, सो काइंडली सी द क्वेश्चन नंबर 28. What is judicial review? Judicial review means when judiciary will testify anything on the touchstones of the Constitution of India. ठीक है, so what is the position of judiciary in relation to basic doctrine? उन्होंने कहा भाई judicial review का basic doctrine से क्या relation है? So judicial review is not the part of the basic structure, hence it can be amended. B point kindly see fastly. Judicial review itself is a part of the hence it cannot be amended. ये भी उसका पार्ट है बिल्कुल। ओनली द सुप्रीम कोर्ट पावर इज, ये भाई जुडिशरी रिव्यू तो हाई कोर्ट में भी हो सकता है, ये तो गलत हो गया ना सी पॉइंट तो आपका। ओनली केस अंडर द, ये भी बिल्कुल गलत है। ओके देन दिस इज स्पेशल मेजोरिटी, दिस इज नॉर्मल। काइंडली सी द क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू में सी जल्दी नॉर्मल है बिल्कुल, 30 बिल्कुल नॉर्मल है। बी पॉइंट है दैट इज आर्टिकल 360। इनको तो आप नॉर्मल लर्न कर लीजिए कि टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ बिग थिंग, वेरी वेरी बिग थिंग, तो इट विल कम अंडर द आर्टिकल 368। इट विल आर्टिकल तो काफी करने पड़ेंगे। जजमेंट्स तो ठीक है, जजमेंट का तो आई विल गिव यू हैंड आउट, मैक्सिमम 30 जजमेंट्स होंगी जो पूरे पिछले 50-70 साल में, मतलब आपके लिए। वैसे लॉ में तो हम स्टूडेंट्स को कम से कम 500 जजमेंट पढ़ा देते हैं, मतलब आप यूपीएससी के स्टूडेंट को मैक्सिमम 30 जजमेंट्स आर देयर। बाकी जो रीसेंट होगी वो करंट अफेयर हो गया। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? देखो यहाँ पे 2 टाइप का जजमेंट चल रहा है, समझ आया आपको? एक तो जजमेंट चल रहा है पुराने वाला, केशवानंद भारती केस, अब वो उसने प्रीलिम्स में पूछ लिया मेरे को, तो मेरे को नॉलेज होना चाहिए उसका। ये है पुराने जजमेंट्स। अब कोई रीसेंट जजमेंट आया हो बताओ कोई, जैसे वो स्ट्रे डॉग्स, अब ये कौन सा जजमेंट हुआ? ये करंट अफेयर बेस्ड जजमेंट है। तो जजमेंट मेरे को दोनों पता होनी चाहिए, एक करंट अफेयर बेस्ड, एक हिस्टोरिकल में जितने भी होंगे, एसआर बोमई केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, बीरूबारी यूनियन हो गया, केशवानंद भारती हो गया, है ना, सबरीमल्ला हो गया, है ना, जितना भी ये सब आपको मतलब मेजर मिला के 25-30 पुराने होंगे, और जिस साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो 10-15 वो हो जाएंगे, उसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, खत्म। मेंस तो वहीं पे आएगा ना, मेंस तो उसी पे आएगा। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? ठीक है, काइंडली यू मे रीड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। Yes. है पक्का इमरजेंसी का प्रोविजन तो शुरू से है, नहीं कर सकते हैं बट रेलिवेंट कंडीशंस होनी चाहिए ऐसे। हाँ खत्म, वो तो खत्म ही कर देती सब कुछ। हाँ, प्रेसिडेंट को तो समझती ही नहीं थी वो, प्रेसिडेंट फखरुद्दीन साहब थे तब, तो उनको भी समझा ही नहीं था उन्होंने। वो तो किसी भी प्रेसिडेंट को आपको पूरा मैं टेन्योर पढ़ाऊंगा ही उनका, दैट इज इनटू द फॉरेन पॉलिसी, यू विल अंडरस्टैंड कि उनका था तरीका था काम करने का, ऐसा था, वो नहीं मानती थी किसी को कुछ ऐसा, है ना। बट ये सर मतलब इतनी खराब चीज थी, बट फिर भी वो दोबारा पावर में जीत कैसे गई?
लोग पसंद तो करते थे हमें, क्योंकि कई पॉलिसीज़ थी उनकी, ज़बरदस्त पॉलिसीज़ लेके आती थी वो। इमरजेंसी से हारी वो, समझिए। मतलब देखो, अब सिर्फ आपको पावर में, आप बहुत बड़ा चेहरा हो, अब बाकी सारे लोग भी हैं बट वो इतने ताकतवर नहीं है, फिर लोगों के पास ऑप्शन क्या बचेगा, आपको ही चूज़ कर लेंगे। जैसे अभी हो रहा है, अभी और आप समझ रहे हो ना, वाई पीपल विल गो विद द राहुल गांधी, दे आर नॉट हैविंग दैट ऑप्शन ना, ऑप्शन भी नहीं है ना कि भाई आपके पास, अब मान लो कोई आपको कोई ऑप्शन दिया जाए कि सपोज कि आपको ऑप्शन दिया गया कि दैट यू हैव टू मीट शाहरुख खान और यू वांट टू मीट सम XYZ एक्टर जिसका नाम ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे शाहरुख खान से, ठीक है जी मेरा तो मिलना वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे भी वही है, जब उस टाइम आप नारा आपको मैंने बताया, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, यही होता था। तो उस टाइम ना ओपोजिशन वो नहीं था, ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो लोग बाद में आए हैं ना। अब 1977 में जब इमरजेंसी हटा, उसके बाद एक पार्टी पावर में आई, जनता पार्टी, तो भैया तब उसका नाम जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी तो अब जाके बनी है वो थोड़े समय पहले, गेट। तो वो जो ओपोजिशन था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। इंदिरा जो पिछले 30 साल से पावर में है, जिसके पिता पॉलिटिक्स में है, तो उसको पता है व्हाट आर द क्रैक्स इनटू द पॉलिटिक्स, वो 10 मिनट में खत्म कर देती थी। दिस इज द थिंग ना। तो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट चली है प्रॉपर, और फिर हटाई दी उन्होंने, इंदिरा आई, उन्होंने सरकार बना ली, और फिर उनकी कई ऐसी पॉलिसीज थी ना। हाँ, अब खालिस्तान पे उनका स्टैंड जो था, पर उसमें फिर उनको जान गंवानी पड़ी। तो खालिस्तान के बाद की पॉलिटिक्स तो उनकी हम स्टडी नहीं कर सकते बिकॉज शी डाइड, बट उससे पहले हाँ, मतलब वो टफ डिसीजंस लेने वाली थी, कई जगह उनके डिसीजन। अब ना इंदिरा गांधी की अगर आप पूरी फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वैसे तो आपका पूरा चैप्टर है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा वो पॉलिटिकल साइंस में, तो सबको पढ़ना चाहिए। तो उसमें फॉरेन पॉलिसी पढ़ाऊंगा मैं आपको। इंदिरा के कई तो ऐसे डिसीजंस थे दैट नोबडी कैन टेक। मेरे को बेस्ट तो मतलब मोदी जी ठीक है, करंट पोजीशंस के हिसाब से ये ठीक आदमी है लगते हैं मेरे को। इंदिरा वाज ग्रेट, मतलब हाँ, दोनों कंट्रोवर्शियल। इंदिरा का शी वाज ग्रेट। अब उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी ऐसी थी, बट उनकी पर्सनल लाइफ से हमें क्या लेना देना। अब उन्होंने फिरोज गांधी से शादी करी, सबकी अपनी, ऐसे तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी वाइफ को एक तरीके का उन्होंने छोड़ ही रखा है, पर उनकी पर्सनल लाइफ से हमारे देश पे थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, अगले काम कर रहे हैं। ये तो पर्सनल लाइफ तो पॉलिटिशियंस उठाते हैं एक दूसरे के ऊपर दाग धब्बे डालने के लिए। अब ऐसे तो आप देखेंगे योगी, अब जितने बीजेपी में बड़ा दम लगा के आते हैं पॉलिटिशियंस, अब देखिए योगी जी है ना, इन लोगों ने पर्सनल लाइफ नहीं रखी इन लोगों ने अपनी। अटल जी देखो, अब उनका हाँ एक था, बट हाँ, बट वो फिर बाद में उन्होंने छोड़ दिया, पॉलिटिकल लाइफ ऐसी होगी, नहीं रह सकता भी आदमी। फिर आप मोदी जी को देखिए, अब आप देखेंगे तो मोदी जी के भाई वगैरह हैं, 2-3 भाई हैं इनके, रियल ब्रदर हैं, अपनी दुकान ही चलाते हैं वो। तो इन्होंने ना मतलब एक ऐसा स्टैंड अप बनाया है कि इन्होंने अपने ब्रदर्स को नहीं बेनिफिट। अब मैं तो 2-3 बार गया हूँ, उत्तराखंड में है ये योगी जी की बहन की टी स्टॉल चलाती है वो। अब सीएम देख लो, तो मतलब इट मीन्स कि आपका भाई आपके लिए नहीं कर रहा, मतलब वो पॉलिटिक, मतलब इससे क्या दिखता है, करप्शन आप किसके लिए करते हो, अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, दो ही जगह होगा ना करप्शन। तो इट मीन्स योगी और मोदी के ऊपर आज करप्शन का तो लगना नहीं है। सबसे बड़ा क्या होता है, करप्शन पैसे का ही मैटर होता है ना। कांग्रेस के डाउनफॉल का वन ऑफ द रीजन क्या बना था, करप्शन, 2G स्कैम है ना, कोलगेट स्कैम। तो इन्होंने किसी के लिए लेना है नहीं, तो इवन कांग्रेस कैन नॉट क्रिटिसाइज देम ऑन करप्शन। तो इसलिए अब जैसे आप अटल जी को देखेंगे तो करप्शन नहीं करेंगे ये लोग, तो उसमें बड़ा मतलब दे हैव क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड ओवर हियर, चाहे अटल जी हों चाहे मोदी जी हों, चाहे हाँ, मतलब ये नहीं, ये आप कह सकते हो कि ये तो नहीं कर रहे, ये नहीं, मतलब मैं आई कैन नॉट देखो, मतलब कि कंपनी में बहुत सारे लोग हैं है ना, तो प्रेसिडेंट तो नहीं कर रहा, उस कंपनी का चेयरमैन तो नहीं कर रहा, बाकी फिर अब नीचे तो हाँ आपको पता ही है, तो अब वो तो पुलिस वाले भी ले ही लेते हैं थोड़ा बहुत, तो वो तो उस लेवल पे तो पर्कुलेट हो ही रहा है ना। अब जैसे ये भी एक तरीके का मतलब मॉरल करप्शन, अमित शाह जी के बेटे जय शाह ICC के चेयरमैन है ना, तो भाई हाँ, तो फिर उनको हटाएगा कौन,
हु कैन लाइक अमित शाह को ही कुछ- अमित शाह को कौन कुछ कह सकता है ना, बट हाँ जैसे आप योगी जी को देखेंगे तो उनका ऐसे पर्सनल लाइफ नहीं है। नेक्स्ट बिग थिंग बीजेपी में कौन है? नेक्स्ट इज अ योगी जी, योगी मतलब अमित शाह ने? सब PM अमित शाह लाइक ही कुड बिकम द पीएम फॉर अ टाइम बिंग, बट उनकी हेल्थ वगैरह थोड़ी डिटोरेट हो सकती है। सर, उनके साथ साथ उनकी भी एज तो हाँ एज भी काफ़ी है उनकी, और फिर राजनाथ जी तो ओल्ड वेटरन है, वो तो बस आशीर्वाद के लिए है मेजरली कि हाँ बड़े हैं। नेक्स्ट में जो Next में राहुल वर्सेस योगी जी। हाँ इट कुड बी, राहुल विल फेड अवे, राहुल का अब ज़्यादा नहीं, क्या करेंगे अब वो। योगी मतलब मोदी से फिर भी टक्कर, योगी से यू कैन नॉट टेक 1 to 1। योगी से मतलब बहुत सारे स्ट्रेटाज हैं ना बीजेपी में। योगी एक तो मठ वाले हैं, समझिए कोर हिंदू व्हाट यू कॉल, है ना, मतलब बीजेपी में मतलब मोदी जी इज अलग, मोदी जी इज नॉट लाइक अ मठ वाला। कर सकते हैं। हाँ वो मतलब मुस्लिमों के साथ भी ठीक है मोदी जी का, ऐसा इतना भी नहीं है। सिखों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही है, आपको पता ही है, बहुत अच्छा रिलेशन उन्होंने डेवलप कर रखा है। योगी जी का भी है, ऐसी कोई बात नहीं, बट योगी जी की जो इमेज है वो थोड़ी आप जानते हो, उसको मैं नहीं बोल सकता ऑन रिकॉर्ड। हाँ तो इसलिए वो मतलब, और वो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर, है ना। साउथ इंडिया में सब जानते हैं कि देर इज़ अ CM लाइक दैट, उनका नाम है, तो इसलिए वो ही विल बी द नेक्स्ट कंटेंडर। अब पॉलिटिक्स तो भी बहुत गंदा गेम है, योगी जी के तो भी बहुत सारे लोग पैर खींचते होंगे। बिल्कुल सर। अरे कौन नहीं चाहेगा कि मैं PM या CM बनूं, क्यों नहीं चाहेगा कोई। सर एक डाउट होगा सर, आपने एक बार पढ़ाया था, हमें PSI में जब बेसिक टॉपिक का पढ़ाया था कि जो CCP है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ हाँ। चाइना, वो उसको मेन मतलब सेक्रेटरी काय की हाँ काय की बिल्कुल। बीजिंग में। तो सर जैसे इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी है जैसे बीजेपी है, हाँ बीजेपी के प्रेसिडेंट हो गए या हाँ। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस हाँ, के, हाँ। तो क्या इनकी अगर इनका पार्टी का प्रेसिडेंट हो तो उससे ज्यादा चलती है पार्टी में? बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है, अभी PM मोदी है, बट नहीं। पार्टी प्रेसिडेंट से ज्यादा चलती है? पार्टी इनका रोल यही होता है, प्रेसिडेंट पार्टी- बड़ा है मोदी जी से। पार्टी प्रेसिडेंट। हाँ वो दिखेगा नहीं इतना क्योंकि ही इज़ फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी, ओके, बट पार्टी प्रेसिडेंट इज़ अ बिग थिंग करंटली। JP नड्डा इज फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, JP नड्डा इज द प्रेसिडेंट ऑफ द BJP। बहुत बड़ी चीज़ हो गई वो, बहुत बड़ी चीज़ है वो। मतलब सर मोदी जी को हटाना नहीं वो ये नहीं कर सकते वो, हाँ ये नहीं कर सकते कि मतलब, क्योंकि देखो पता है बीजेपी को कि वोट किसके नाम पे मिल रहा है, मोदी के नाम पे। तो अमित शाह के नाम पे वोट नहीं मिल रहा, आप जानते हो, है ना। ऑर्गेनाइजेशन होती है बस। हाँ मेनली कि वो कौन बैठा हुआ, तो JP नड्डा इज द BJP चीफ। तो जैसे अभी आप देखो ना कि कांग्रेस में व्हाट्स द प्रॉब्लम कि मल्लिकार्जुन खड़गे इज देयर, बट हु इज बिगर देन राहुल गांधी। तो वो स्ट्रेटा नहीं बन पा रहा ना उन लोगों के अंदर, कि वो सेटलमेंट नहीं आ पा रही। तो इनमें बीजेपी का अब तभी ना सब बोलते हैं ना कि बीजेपी पॉलिटिक्स आपको बीजेपी से सीखनी पड़ेगी, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वो लोग। बिल्कुल सर। आप देखोगे तो मैंने बहुत देखा है उनको ग्राउंड लेवल पे बहुत। हाँ उनका तारीफ करते हैं, वो कैंपेन अच्छा करते हैं। कौन बीजेपी बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त, उन जैसा कैंपेन भी कर ही नहीं सकता। बिल्कुल आप देखो ये आप बिहार में कैसा बुरी हालत कर दी उन्होंने। सर हरियाणा में हाल ही में हाँ बिल्कुल, उनका जो कोर लेवल पॉलिटिक्स है वो कोई नहीं है आप। हाँ बिल्कुल, बूथ लेवल उनका जो है, बूथ आप पढ़िएगा बीजेपी के बूथ लेवल पे जो बिल्कुल लोकल होते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल है। हाँ ये कांग्रेस नहीं कर सकती। बीजेपी आदमी को जोड़ देती है ना, उनके लोग बैठे बैठे वोट्स, अब यहाँ पे चाय पी रहे हैं, यहाँ पे उसके लोग खड़े होंगे बीजेपी के, और वोट बदल जाएंगे वो 10 मिनट में आके। तो हाँ ओपिनियन चेंज कर देते, तो इसलिए मतलब बीजेपी फिर मेहनत भी करते हैं ना वो लोग, ये तो है। अब आप ऐसे, अब मैं कहूँ कि भाई कांग्रेस का ये है वो, आपको भाई आपको पॉलिटिक्स भी UPSC की तरह ही है भाई। स्पेस खाली है इंडिया में ऑपोजिशन के लिए? ओपोजिशन तो खाली पड़ा है, वो बेचारे क्या। कोई और पार्टी ऑक्युपाई कर पाएगी? नहीं अभी तो नहीं, तो ये तो शेडो कर देंगे अगर क्योंकि इनका बूम चल रहा है ना अभी, इनका तो ओपोजिशन में लोग निकम्मी तो मतलब टॉप पे हैं, लाइक व्हाट यू कॉल हनीमून फेज। इससे ज़्यादा और क्या चलेगा इनका। बिहार में इनकी है, उत्तर प्रदेश में इनकी है, जो बिहार और UP लेके बैठा है वो इंडिया ही लेके बैठा है। तो और मेजर एरिया सारे ऑक्यूपाई करके बैठे ही हैं ये। तो ये मतलब वन पार्टी रूल टाइप ही चल रहा है अभी तो 10 साल से। अब तीसरा टर्म भी मिल गया इन लोगों को। और फिर आप जब देखो व्हेन यू एंटर इनटू गवर्नमेंट, अब आप सरकार हो तो आप चौथा टर्म भी ले ही लोगे किसी ना किसी तरीके से, है ना। तो वो अनार्कियल थोड़ा हो जाता है। तो ठीक है चलो, जैसे इनकी मर्जी चला रहे हैं। कई चीज़ों में थोड़ा ये ज़बरदस्ती भी करते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ठीक चल रहे हैं,
कई बार इनके डिसीजंस कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं, बट हाँ ओवरऑल मतलब ठीक है गवर्नमेंट इनका टेक्निकल देखा जाए। सर एक डाउट और था पॉलिटिक्स से, सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब कैसे इसको डिफाइन? कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी मतलब कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर फ्यू प्रोविजंस, जैसे मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट उसमें एक और प्रोविजन है दैट द स्टेट कैन टेक अवे द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मोरालिटी क्या कहती है, मोरालिटी वर्सेस एथिक्स, यू अंडरस्टूड माय पॉइंट ना, कि मतलब या तो आप 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दो, या फिर आप कैसे टेक अवे कैसे कर सकते हो इसका, तो ये मोरालिटी का कंसेप्ट आएगा। मोरल लेवल पे ज़्यादा राइज नहीं कर सकता स्टेट, है ना, आपने तो पढ़ा है भाई, लेनिन स्टालिन अगर ज़्यादा मोरल वैल्यू को देखते तो यूएसएसआर नहीं बन पाता। आपको तो ज़्यादा अच्छे से पता है ये लोग कैसे थे, स्टालिन तो कैसा था, है ना, आउटसाइड कंट्रीज बॉर्डर एथिक्स का है, कुछ कोई एथिक्स नहीं है, जब नेशनल बात आ गई कोई एथिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं, अपना मारो काटो चाहे कुछ करो, स्टेट प्रोटेक्ट होना चाहिए। सर आल्सो कि इंडिया ने कभी मतलब अपने जो भी नेबर्स हैं इनके खिलाफ इंसर्जेंसी प्रमोट नहीं की, करते ही नहीं ना हम। तो अब आप देखो ना, मतलब आपका व्यवहार मेरा व्यवहार हमारा कैसा है, वो जनरल व्यवहार है ना हम लोगों का, हाँ टॉलरेटिव है, हम ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करते ना, हम लोग इंडियंस हैं ही ऐसे जनरली कि आसपास वाले को क्या करना, हम दूसरे के घर को परेशान नहीं करते। तो बट चाइना लोग ऐसे नहीं है, दे आर हैविंग आई टोल्ड यू इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज, है ना, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। इंडिया इज सेटिस्फाइड विद इट्स लैंड मास, चाइना एंड रशिया आर नॉट सेटिस्फाइड विद द लैंड मास, दे वांट मोर एंड मोर। यूएस इज सेटिस्फाइड विद द लैंड मास, हाँ यूएस को है कि ठीक है जितना हमारे पास है धरती बहुत है, हमें और नहीं चाहिए, बट दे आर ओमनी प्रेजेंट थ्रू आउट द यत्र तत्र सर्वत्र, है ना, हियर देयर एवरीवेयर, है ना, यूएस हर जगह है, कहाँ नहीं है। 700 मिलिट्री बेस, आप जानते हो वर्ल्ड में कितने मिलिट्री बेस है, 650 से ऊपर मिलिट्री बेस है उनकी, है ना, कहाँ कहाँ नहीं बैठे वो, कहाँ आना चाहिए, कौन रोक सकता है हमें, रोक के देखिए उन्हें कोई। मैगजीन बता दो आईआर के लिए वर्ल्ड फोकस, अगर आप वर्ल्ड फोकस, मतलब कोई न्यूज़पेपर वगैरह है नहीं मैगजीन है ये, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन फॉर दैट, हाँ मिल जाएगा आपको आराम से। सर बुक रीडिंग भी सिखानी बुक ले आना, पीएसआर में ले आना, मैं पूरा बुक रीडिंग करूँ। ओके, काइंडली सी 2-3 क्वेश्चंस और देखते हैं, देन आफ्टर द 31st काइंडली सी द 32nd, ओके 32nd with reference to failure of constitutional machinery in the state, consider it can be proclaimed by the, what is written over here, president only on the basis of the governor report. आफ्टर अप्रूवल बहुत है, इट नॉट, बिल्कुल ठीक है, इट कैन बी एक्सेप्ट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, बिल्कुल। तो आंसर क्या इसका बी है, ओके। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है 30 काइंडली सी द क्वेश्चन नंबर 32, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट गलत है कि सिर्फ ये गवर्नर की रिपोर्ट पे ही लगाया जाएगा प्रेसिडेंट रूल। माइट बी पॉसिबल द गवर्नर कुड नॉट प्रोड्यूस, द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ कैन प्रोक्लेम। देखो प्रेसिडेंट रूल आप समझते हैं, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट फेल होगी वहां पे क्या लगा दिया गया, प्रेसिडेंट रूल, समझ में आया। तो प्रेसिडेंट रूल में कौन चलाएगा सरकार को, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नर, गवर्नर किसका एजेंट है, सेंटर का, सेंटर में कौन चलाएगा, पीएमओ, और कौन चलाएगा, एमएचए, अमित शाह, खत्म। तो 4-5 साल इन्होंने कश्मीर में गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट रूल रखा, किस लिए रखा, कश्मीर तो इनका घर ही है बीजेपी का, इन्होंने चलाया अपने हिसाब से, बट स्टिल आप समझिए कि जब इनका पूरा फुट होल्ड था, अभी तो अमर अब्दुल्ला की सरकार भी है ना, तो थोड़ी बहुत खींचतान चलती रहती है, बट जब इनका घर था वहां पे तब भी थोड़े बहुत इश्यूज तो इनके रखे हुए ना, तब भी पुलवामा हो गया। तो इट मीन्स कश्मीर को हैंडल करना इज नॉट इजी टास्क। कश्मीर के ऊपर आपको बहुत, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा पूरा पॉलिटी, आईआर और पीएसआर में, कि पूरा आपका फंडामेंटली क्रिएट हो जाएगा टॉपिक कि आप ऐसे आंसर दिया करेंगे, उसका कभी लाइक प्रॉब्लम नहीं आएगा कश्मीर के टॉपिक। हाँ वो जो पाकिस्तान को बोला, अभी ये गवर्नमेंट बहुत ओपन है, आपको कांग्रेस में नहीं मिलेगा ऐसा स्टेटमेंट, ये बहुत ओपन बोलते हैं, और ये सब बुलवाता कौन है, अमित शाह, अमित शाह ही करवाते हैं ये सब काम। हाँ ये देखो इनका ना विश्वास नहीं कर सकते, ये क्या कर रहे हो पीछे से, है ना, पीओ के खाली करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, वी नो अबाउट दैट, है ना। बट जैसे इन्होंने कल बोल दिया राजनाथ सिंह जी ने, सिंध खाली करो, बोल दिया इन्होंने, तो ये देखो पीओके को आप सब भी जानते हो, इफ वी वांट पीओके वी नीड द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी बलूचिस्तान, या तो फिर ओपनली आके उनका सपोर्ट करो। बलूचवाई तो लोग अपने ही हैं, उनसे तो अपना कोई डिफरेंस है ही नहीं, बढ़िया लोग हैं। टेक्निकली पाकिस्तान के साथ भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ के लोकल लोगों के साथ, पर वो
जो लड़ाई होती है ये आवाम की नहीं होती ज़्यादा, ये ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज की होती है ना। तो आप जैसे मतलब देखोगे तो पीओके के ऊपर कंसेंसस बनाना पड़ेगा। पीओके के ऊपर मेन कौन आएगा? यूएस आएगा। सर भी हिस्ट्री वाले सर ने बोला कि कश्मीर में अगर रेफरेंडम होगा तो इट विल नॉट, मतलब उसकी ऐसी इच्छा नहीं होगी कि हाँ वो बात तो आपकी सही है, बट रेफरेंडम नहीं कराएंगे हम लोग कश्मीर में हो नहीं सकता वहाँ पे। वो अभी भी कर देंगे उधर का पाकिस्तान का, अगर हो गया तो कितनी बेइज्जती वाली है। ऐसा ही है, अब क्या बोले, वहाँ का पॉलिटिकल इश्यूज ऐसी हैं वहाँ के। और पाकिस्तान में जाके तो बहुत नुकसान है उन्हें, वहाँ पे तो मिलेगा ही क्या, यहाँ पे तो मौज है। हाँ कहाँ पे आप, यहाँ पे तो राजा की तरह बैठा हो। कश्मीर आप देखो से कितना डेवलप किया है, मतलब मोदी सरकार का ये तो हेड्स ऑफ है, जो उन्होंने पैसा लगाया कश्मीर में, पानी की तरह बहा दिया इन लोगों ने पैसा, पूरा टॉप पे है इस टाइम तो। हाँ थोड़ा बहुत हुआ, हाँ पुलवामा और ये जो एक दो हुए आपके इंसिडेंट वगैरह तो, बट वैसे हाँ बूम पे उनका टॉप पे रहता है। कश्मीर में आपको कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता, तो बीच में हो जाता है। अब क्या करें, दुख तो है ही उन चीज़ों का, बट फिर भी सरकार लाइफ तो चलती ही है, ये चीज़ें नहीं रुका करती कभी भी, है ना। तो उसके प्रति हम संवेदना रख सकते हैं कि जो हुआ ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो आफ्टर दैट यू आर हैविंग द, काइंडली सी द क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, इट मस्ट बी अप्रूव बाय, ये गलत है बिल्कुल। सी पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्रेसिडेंट डजंट हैव द पावर टू रिड्यूस द सैलरीज। ओके, तो इट पर्पज इज टू इंटरवीन द फाइनेंशियल, ये भी मेन आंसर इज द बी। वंस अप्रूव्ड इट कंटिन्यूज इनडेफिनिटली अंटिल इट इज रिवॉक्ड। रिवॉक्ड मीन्स हटा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कंसिडर अफेक्ट द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर नंबर 358 से इमरजेंसी लगता है, 359 में भी, और आर्टिकल 20 एंड 21 भी। विच ऑफ द दीज आर करेक्ट? तो आंसर इज द डी। ओके, 35 देखिए, हु हैज द पावर टू रिवोक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? To revoke a proclamation of the national emergency. That is the question number 35. Okay, both houses of parliament नहीं, president at any time national emergency को proclamation कौन कर सकता है? That is the proclamation मतलब हाँ इशू करना, जारी करना, ठीक। हाँ बट वो फिर अब तो कैबिनेट का आपको अप्रूवल चाहिए, तो दैट इज द अमेंडमेंट एक्ट दैट इज ऑलरेडी बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे देखते हैं थोड़ा, नहीं तो हम PSR के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू टू ऑल द ऑफलाइन एज वेल एज द ऑनलाइन स्टूडेंट।